हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम आपके साथ हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सीट आपको दी जा रही है, अर्थात उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लासेस स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं आज 26 जनवरी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड की जाती है आपको स्टडी की पाठशाला चैनल पर शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो शाम 4 बजे आपको स्टडी की पाठशाला चैनल पर क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है मात्रा, ऑप्शन बी है सी है वर्ड, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्ड, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है अक्षर, ऑप्शन डी है वाक्य। तो जब व्यंजन और स्वर क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। इन दोनों क्वेश्चन को और क्लियर करने के लिए आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्णमाला सबसे पहले। तो जो ये दो क्वेश्चन थे, इन दोनों को और स्पष्ट करने के लिए आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है वर्णमाला। तो ध्यान रखिएगा, वर्णमाला क्या है? सबसे पहले बात आई तो वर्णमाला क्या है? ध्यान रखिएगा, वर्ण की माला। वर्ण की माला क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। अब बात करें वर्णमाला की डिफिनीशन क्या होती है, अर्थात परिभाषा क्या है? वर्णों का व्यवस्थित योम उचित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, अथवा वर्णों का व्यवस्थित क्रमित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। आप या तो कहिए वर्णों का व्यवस्थित उचित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, अथवा वर्णों का व्यवस्थित क्रमित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? क्रम में है, वर्ण है। ये सब क्या है? क्रम में वर्ण है और उचित रूप में है, इसलिए क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत में वर्णों की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में जो वर्ड होते हैं 63 होते हैं पाणिनि के अनुसार, लेकिन अगर बात करें हिंदी में वर्णों की संख्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा 52 है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो हिंदी में वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 52 आप बताएंगे, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। अब बात आती है सब वर्ण की। सबसे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है किसमें? भाषा की छोटी इकाई और वर्णमाला की छोटी इकाई। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछे कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लेकिन अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बताएंगे स्वर्णिम। स्वर्णिम क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दो बात ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछे वर्णमाला की, वर्णों की माला क्या है? वर्णमाला है। अगर वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप बताएंगे वर्ण, लेकिन अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आप बताएंगे स्वर्णिम। अब बात करें स्वर्णिम होता क्या है? स्वर्णिम, तो ध्यान रखिएगा, मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु निकलती है उसे ही स्वर्णिम कहा जाता है। स्वर्णिम क्या है? मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु निकलती है उसे ही स्वर्णिम कहा जाता है। जैसे माँ माँ, जब आप माँ माँ बोलेंगे तो एक बार माँ बंद करेंगे, फिर एक बार खोलेंगे, तो इनके बीच जो प्राण वायु अर्थात वायु निकलती है वही क्या कहलाता है? स्वर्णिम कहलाता है। स्वर्णिम यही सूक्ष्म इकाई होती है। किसकी? भाषा की सूक्ष्म इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट जो शब्द है वर्ण। अगर बात करें वर्ण क्या है? यह भाषा की लिखित इकाई है अथवा सबसे छोटी इकाई है। इसे प्रामाणिक इकाई, वास्तविक इकाई अथवा मूल इकाई भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वर्ण को कहा जाता है। क्यों इसे वर्ण को क्यों लिखित इकाई कहा जाता है? क्योंकि वर्ण को आप लिख सकते हैं, वर्ण को सबसे पहले आप लिख सकते हैं, तो वर्ण जो है यह भाषा की लिखित इकाई इसीलिए कहा जाता है। और यह सबसे छोटी है।
वास्तविक इकाई से वास्तविक इकाई है, और प्रमाणिक इकाई क्योंकि आप प्रमाण के तौर पर उसे लिख सकते हैं एक प्रमाण में, अर्थात एक कॉपी पर आप लिख सकते हैं, प्रमाण है कि आप लिखे हुए हैं, तो यही इसलिए इसको प्रमाणिक इकाई बोला जाता है। किसको? वर्ड को। वर्ड ध्यान रखिएगा, यह प्रमाणिक इकाई है। वास्तविक, अगर यह प्रमाणिक है, प्रमाण है इसके पास, प्रमाणिक किसे कहते हैं? अर्थात प्रमाण है किसके? एफिडेविट आप बनवाते हैं प्रमाण के रूप में, तो अर्थात उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, तो प्रमाण है, तो वही प्रमाणिक इकाई, अर्थात प्रमाण के तौर पे है, यह प्रमाणिक इकाई है। जब प्रमाणिक है तो वास्तविक है, वास्तविक है तो मूल इकाई है, और इसे लिखित इकाई भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, और यह सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। नेक्स्ट शब्द जो है ध्वनि। अगर ध्वनि की बात करें कि यह मौखिक अथवा अप्रमाणिक इकाई है। ध्वनि आप बताइए, सिर्फ ध्वनि आप मौखिक रूप से बोल सकते हैं, ध्वनि मौखिक रूप से होती है, इसका प्रमाण नहीं होता, इसीलिए अप्रमाणिक है। जिसका प्रमाण होता वह प्रमाणिक इकाई, जिसका प्रमाण नहीं होता है उसे ही अप्रमाणिक इकाई कहा जाता है। अप्रमाणिक इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि ध्यान रखिएगा, मौखिक इकाई है और अप्रमाणिक इकाई है, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रमाण नहीं होता। अब बात करें, कल आपके साथ डिस्कस किया गया था भाषा का क्रमिक रूप। क्या है? भाषा का क्रमिक रूप। ध्यान रखिएगा, भाषा का क्रमिक रूप। तो भाषा के क्रमिक रूप में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले भाषा के क्रम में स्वर्णिम होता है, ध्वनि होता है, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, भाषा। एक चीज़ आपको यहाँ सही करना है, कल आपके साथ यहाँ पद और वाक्य अलग अलग कर दिया गया था, आपको यहाँ इसको सही कर लेना है। जहाँ आपने लिखा होगा ये साथ में पद वाक्य रहेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्वर्णिम, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद वाक्य, पद वाक्य के बाद क्या होती है? भाषा। अर्थात अगर आपसे पूछे यह भाषा का क्रमिक रूप है, ध्यान रखिएगा, यह भाषा का क्रमिक रूप है। अगर आपसे कोई पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बताएंगे स्वर्णिम है, लेकिन अगर ऑप्शन में स्वर्णिम नहीं है तब आप ध्वनि लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? उसके बाद ध्वनि लगाएंगे। अगर ध्वनि भी नहीं ऑप्शन में है तब आप उसको वर्ण लगाएंगे। अगर वर्ण भी ऑप्शन में नहीं है तब आप अक्षर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन को यहीं क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या लगाएंगे? स्वर्णिम। अगर स्वर्णिम नहीं है तब आप ध्वनि लगाएंगे, ध्वनि भी नहीं है तो आप वर्ण लगाएंगे, अगर वर्ण भी नहीं है तो आप अक्षर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, तो वर्णमाला वाला ध्यान रखिएगा, वर्ण होता है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा की अगर पूछता है तो, क्योंकि भाषा का आपने क्रमिक रूप अभी देखा, तो क्रमिक रूप में स्वर्णिम होगी सबसे छोटी इकाई। इसके बाद आता है अब आपके साथ वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर क्या होते हैं आपको जानना चाहिए। वर्ण और अक्षर, तो ध्यान रखिएगा, वर्ण जिसमें हलंत का प्रयोग होता है, अर्थात जैसे का लिखा गया है, का में अगर इसमें से स्वर निकाल दिया जाए, जो बचता है वही वर्ण कहलाता है। अर्थात का में वा है, जैसे अगर मान लीजिए का लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? अक्षर है। लेकिन अगर इसमें से आप का निकाल देंगे, क्या का निकाल देंगे तो हलंत लगा देंगे प्लस आ लगा देंगे, तो ये क्या है? यह जो है यह आपका वर्ण कहलाएगा। जिसमें स्वर नहीं होता वही क्या कहलाता है? वर्ण। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जिसका खंडन न किया जा सके, अर्थात आप जिसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब हलंत लग जाता है तो आप इसके बाद इस वर्ण को तोड़ नहीं सकते, इस वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते, तो जिसका खंडन न किया जा सके वही वर्ण होता है। अर्थात जिसमें हलंत, सीधा सीधा जानिए, जिसमें हलंत लगा होता है वही वर्ण होता है। और बात करें जिसमें हलंत नहीं है वही क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अर्थात जिसका खंडन किया जा सके। अब यहाँ हा लिखा गया है, अब आप हा को तोड़ सकते हैं। अभी आप हा को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। कैसे? हलंत लगाकर प्लस क्या लगाकर? आ लगाकर। तो अभी ये क्या है? यह अक्षर है, यह क्या है? अक्षर है, और यह क्या है? वर्ण है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? वर्ण है और यह अक्षर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ण और अक्षर, वर्ण में हलंत रहेगा और इसे आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन अक्षर आप तोड़ सकते हैं जिसमें हलंत नहीं रहता। अब बात करें नेक्स्ट शब्द क्या है। नेक्स्ट शब्द है शब्द ही टॉपिक है।
तो शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों या अक्षर का मेल शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण हो, वर्ण अभी आपने देखा किसे कहा जाता है, और अक्षर अभी आपने देखा किसे कहा जाता है। तो सार्थक वर्ण हो या अक्षर का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे पानी शब्द है, पानी क्या है? शब्द है, इसमें पा, आ, ना, ई, तो क्या है? यह तोड़ा गया है, तो यह एक सार्थक, आप देखेंगे कि इसमें सार्थक वर्ण भी है, सार्थक वर्ण या अक्षर का मेल, तो सार्थक वर्ण भी है, अक्षर भी है, फिर वर्ण है, फिर अक्षर है, तो इसका इन सब का मेल बन के, अर्थात मेल हुआ, जुड़ाव हुआ, तो क्या बना? एक शब्द पानी, और ये क्या है? सार्थक है, अर्थात पानी का अर्थ है। सार्थक का मतलब क्या है? अर्थ निकले। तो एक शब्द, अब इसको आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे आपको भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, तो लघुत्तम सार्थक इकाई अगर आपसे पूछता है तब शब्द होगा, क्योंकि शब्द ही एक माध्यम, शब्द होता जो है, इसी से आप अर्थ निकाल सकते हैं, इसीलिए यह सार्थक इकाई भाषा की। तो अभी आपने देखा कि भाषा का क्रमिक रूप आपने देखा, लेकिन अगर उसमें सार्थक शब्द ऐड कर दिया जाए तब भाषा की छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। ध्यान रखिएगा, इस बात को क्लियर कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, क्योंकि पानी एक शब्द है, पानी जो है एक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, यह सार्थक है, शब्द है, इसीलिए शब्द ही भाषा की सार्थक इकाई होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे एक शब्द क्या है? राम है। एक शब्द क्या है? राम। अगर इसमें पूछा जाए अक्षर कितने हैं, वर्ण कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? अक्षर को आप तोड़ सकते हैं, तो अक्षर क्या है? दो अक्षर हैं, पहला रा है और दूसरा मा है। और अगर आप बात करें कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो 4 वर्ण हैं, अर्थात जब आप राम को तोड़ेंगे तो इसमें 4 वर्ण होंगे। रा की उसमें स्वर निकाल देंगे, रा में स्वर निकला और मा में भी स्वर निकल गया, तो 4 वर्ण हुए, अर्थात ये सब क्या है? 4 वर्ण हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है तो अक्षर क्या है? अक्षर जो जैसे कि माँ लिखा गया है, यह क्या है? अक्षर है। रा लिखा गया, ये भी क्या है? अक्षर है। लेकिन अगर इसको तोड़ देते हैं आप, अर्थात हलंत के रूप में कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और आप जानते हैं वाक्य क्या है? तो शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित रूप जो होता है वाक्य कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आई होप आपको समझ में आया होगा। विराम का जो इक्वल है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसमें विराम चिन्ह आपको बताना है। ऑप्शन ए है विराम चिन्ह, ऑप्शन बी है तुल्यता सूचक, ऑप्शन सी है लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी है संयोजक चिन्ह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुल्यता सूचक, क्योंकि क्या होता है जब यह चिन्ह लगता है तो जैसे जब आप समीकरण लिखते हैं तो दोनों के बीच क्या करे? तुलना करता है, तो यह इक्वल, इसको इंग्लिश में इक्वल कहा जाता है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक इस चिन्ह को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो अर्थात विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें ही क्या है? विराम चिन्ह का सही उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए है महत धन ऋषि, ऑप्शन बी है महान धन ऋषि, ऑप्शन सी है महाधन ऋषि, ऑप्शन डी है महर्धन ऋषि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। महर्षि में कौन सा संधि विच्छेद है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। अगर अब बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा गुण संधि है। गुण संधि क्या होता है? गुण संधि आप जानते हैं ए ओ अर, ए ओ अर क्या होता है? गुण संधि। तो आ के बाद अगर आ और आ के बाद अगर री आता है तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर। तो इसमें क्या है? आ के बाद आ और आ के बाद री आया है,
अरा री आया है तो क्या बन गया अर, अर्थात महारसी। महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, महारसी हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नर धन एस, नरे धन सा। ऑप्शन सी है ना धन रेस। ऑप्शन डी है नर धन ईस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी नर धन ईस। अब आप बताइए इसमें कौन सी संधि विच्छेद है, तो आप जानते हैं यह भी क्या है, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि। गुण संधि किसका भेद है, तो स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि का भेद क्या होता है, गुण संधि। क्योंकि अगर क्या है आ के बाद, अगर आ और आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए तो क्या बन जाता है, तो आप जानते हैं ए बन जाता है। और ए की मात्रा जब चढ़ती है तो कैसे चढ़ती है, तो ए भी ध्यान रखना है आपको, ऐसे चढ़ती है। इसको बोला क्या जाता है, इसको ए बोला जाता है। ए की मात्रा जब आप चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ाएंगे, तो क्या हो गया, नर धन ईस, क्या हो गया, नरेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तथ्यों का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है तथा धन एव, ऑप्शन बी है तथ धन एव, ऑप्शन सी है तथ्यो धन एव, ऑप्शन डी है तथ ता धन थव थव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए तथा धन एव। क्योंकि तथा धन एव क्या है, अगर आपसे पूछे कि यह कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे, तो वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसका भेद है, तो स्वर संधि का ही भेद है। अब आपसे पूछा जाए इसमें जो नियम लग रहा है कौन सा नियम, क्योंकि आप जानते हैं नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि आ के बाद, आ और आ के बाद अगर क्या आ जाए, ए आ जाए अथवा ए आ जाए तो क्या बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। नियम क्या कहता है, ए बन जाता है। तो ए की मात्रा कैसे चढ़ती है, ए की मात्रा ध्यान रखिएगा, ए की मात्रा आप ऐसे चढ़ाते हैं, कैसे, ऐसे। इसको ए बोला जाता है, ए की मात्रा जब चढ़ाते हैं तो आप ऐसे चढ़ाते हैं। तो तथ्यों का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात जब पहला पद, पूर्व पद, पहला पद कहिए या पूर्व पद कहिए, प्रधान हो अथवा अव्यय हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहता है। अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपने देखा था कहाँ कहाँ, तो अगर उपसर्ग लगा हो पहले तब भी अव्ययी भाव समास होगा, अव्यय हो तब भी अव्ययी भाव समास क्या होगा, और अगर बारंबारता है तब भी अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि प्रतिमान में समास है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधनमान। अर्थात प्रति क्या है, उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग क्या है, प्रति लगा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। क्योंकि आपने देखा था कि जो अव्ययी भाव समास कौन होता है, जिसमें उपसर्ग भी लगा हो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है। आपको बताना है मूक एक शब्द है जिसका अनेकार्थ अर्थात अनेक अर्थ प्रकट करता है, लेकिन इसमें से एक नहीं है। आपको बताना है, नहीं शब्द विशेष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है गूंगा, ऑप्शन बी है चुप, ऑप्शन सी है शांत, ऑप्शन डी है विवश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात जो शांत शब्द है यह मूक का अनेकार्थ नहीं है। अर्थात मूक का अनेकार्थ क्या है, इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिलता है कि गूंगा हो गया, चुप हो गया, विवश हो गया। गूंगा, चुप, विवश ये सब किसके अर्थ हैं, तो मूक के अनेकार्थ हैं। तो मूक के अनेकार्थ क्या हो गया, गूंगा हो गया, चुप हो गया, विवश। लेकिन शांत क्या है, इसका अनेकार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है। ऑप्शन ए है अभिमान, ऑप्शन बी है आयु, ऑप्शन डी है अधिक, ऑप्शन डी है अर्थ। तो अर्थ क्या है, यह अनेकार्थ है। एक अर्थ का क्या होता है, धन होता है। एक अर्थ का मतलब क्या, धन भी होता है, और यह परिभाषा को भी प्रकटित करता है, प्राय भी इसका मतलब होता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ जो शब्द है यह अनेकार्थ शब्द है। अर्थ कैसा शब्द है, तो अनेकार्थ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है। आपको अनेकार्थ बताना है। ऑप्शन ए है साहस, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन डी है बालक, ऑप्शन सी है अंबर।
तो अंबर शब्द क्या है, अनेकार्थ है, क्योंकि अंबर आकाश को भी आप कहते हैं। अंबर क्या है, आकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन बी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन सी लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, ऑप्शन डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो आपको बताना है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अब आपको बता दें कि यहाँ काठ का मतलब क्या होता है। काठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी का मतलब क्या होता है, काठ का मतलब लकड़ी होता है। तो काठ जब लकड़ी की हाड़ी बनेगी तो बार बार नहीं चढ़ेगी, सही बात है। इसका तात्पर्य क्या होता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगर आप जिंदगी में छल कपट ही करेंगे तो इसका यह व्यवहार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अर्थात उसी को कहा गया कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। और आपने यहाँ क्या सीखा, आपने सीखा कि काठ का तात्पर्य होता है लकड़ी से, काठ का तात्पर्य लकड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, जूते चाटना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना तो नहीं होगा। ऑप्शन बी घूस देना, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी है जूतों को चमकदार बनाना, ये भी नहीं होगा। खुशामद करना, यही क्या होगा, जूते चाटने का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है चलना, ऑप्शन बी सी है आकाश, ऑप्शन डी है लंबा। बात करें इसके ऑप्शन की तो सबसे पहला जो ऑप्शन आप है यह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए यह गलत हो गया। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी चलना है, यह क्रिया है, इसलिए गलत हो गया। अब बात करें ऑप्शन डी की, यह लंबा क्या है, विशेषण है। तो ये तीनों क्या है, गलत हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी, आकाश क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो आपको संज्ञा शब्द बताना है। ऑप्शन ए यह है, ऑप्शन बी जीना है, ऑप्शन सी पहाड़ है और ऑप्शन डी पुराना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहाड़ क्या है, संज्ञा है, क्योंकि यह क्या है, सर्वनाम है। यह जो शब्द है यह सर्वनाम है, पुराना क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन डी है ममता, वकील, पुस्तक। अब बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिठास या भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ममता शब्द भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसलिए तीन ऑप्शन क्या है, गलत है। मिठास शब्द भाववाचक, बुढ़ापा भी भाववाचक और ममता शब्द भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या निम्न में से सर्वनाम शब्द है। निम्न में से सर्वनाम शब्द आपको बताना है। तो सर्वनाम शब्द, ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है गहरा। आप जानते हैं पढ़ना क्या है, क्रिया है, इसलिए गलत। घर क्या है, संज्ञा है, इसलिए गलत है। गहरा क्या है, यह विशेषण है, इसलिए गलत, क्योंकि आपको क्या बताना था, सर्वनाम। तो ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए फटाफट देख लें सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और मूल सर्वनामों की संख्या क्या है। तो बात करें सर्वनाम क्या होता है, सर्वधन नाम क्या होता है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करें कि सर्वनाम के भेद क्या है, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। एक बार रिपीट कीजिए, सर्वनाम के भेद प्रयोग की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने, 6 होते हैं। अगर पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने, तो 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक।
पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, निश्चय है तो अनिश्चय है, संबंध है तो उसके बाद प्रश्न है। तो अगर आप बात करें कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में कितने भेद, तो 3 भेद कह लीजिए। उत्तम हो गया, मध्यम हो गया, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में कौन है? मैं और हम हूँ, हम हैं। मध्यम में तू, तुम, आप। और अन्य में क्या है? वह, यह, वे, ये। जैसे अगर आप अपने से रिलेट करिए, आप क्या हैं? उत्तम है, क्योंकि आप मैं हो, तो आप अपने से रिलेट करिए, तो आप मैं हो। और मध्यम क्या है? तू, तुम, जिससे आप बात कर रहे हो। अन्य क्या है? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वही क्या है? अन्य है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? उत्तम हो गई। और आप सुन रहे हैं, आप क्या हो गए? आप मध्यम हो गए। अब जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ क्या हो गया? तीसरा, अर्थात वह अन्य हो गया। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इसके साथ जो पुरुषवाचक का भेद है, उत्तम हो गया, मध्यम हो गया, अन्य हो गया। उत्तम, मध्यम, अन्य। अब बात करें मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं? 11। कौन कौन से मूल सर्वनाम हैं? मूल सर्वनाम जो हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये क्या है? मूल सर्वनाम है। अब आप याद कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा आपको याद कैसे करना है। आप जैसे डिस्क्राइब किया गया है सर्वनाम के भेद, आपको ऐसे याद करना है कि पहले पुरुषवाचक, उसके बाद निजवाचक, निजवाचक के बाद निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो पुरुषवाचक में 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अन्य। और निजवाचक में क्या है? आप और स्वयं। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। और संबंधवाचक में जो, सो। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या दिया गया है। यही सब क्या है? यह मूल सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे इसमें है तो मूल सर्वनाम पहले पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा? मैं मूल सर्वनाम होगा। तू भी क्या हो जाएगा? मूल सर्वनाम होगा। उसके बाद आप क्या हो जाएगा? निजवाचक में से आप लिया गया। निश्चयवाचक में यह और वह भी क्या है? यह भी मूल सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ भी मूल सर्वनाम है। और संबंधवाचक में जो, सो भी सर्वनाम है, मूल सर्वनाम। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या है, ये भी क्या है? मूल सर्वनाम है। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आप रिलेट करके ध्यान रख पाएंगे। जैसे जिस वे में लिखा गया है उसी वे में आपको इसको ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यह डिफिनीशन और इसके भेद अच्छे लगे होंगे, अर्थात समझने में आसानी हो गई होगी आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है चाकुएं, ऑप्शन बी है चाकुओं, ऑप्शन सी है चाकुओं, ऑप्शन डी है चाकू। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। चाकू शब्द क्या है? बहुवचन है किसका? चाकू का। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खूंटियाँ क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा कैसे लिखा गया है। तो खूंटियाँ शब्द किसका बहुवचन? तो खूंटी का बहुवचन होता है। खूंटी आप जानते हैं क्या होता है? जो घर में कील उसमें डाली जाती है वही क्या होती? खूंटी होती, जिसमें आप हैंग करते हैं, कपड़ा हैंग करते हैं, या आपको कुछ भी जो ज़रूरत की सामान हो आप हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, वही क्या होती है? खूंटी होती है। पहले आप इसको गांव में सुनते होंगे खूंटी शब्द। खूंटी का जो बहुवचन है खूंटियाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और जबकि अगर पूछा जाए संस्कृत में कितने वचन, तो आप ध्यान रखिएगा 3 वचन होता है। लेकिन आपको हिंदी पढ़ रहे हैं आप, तो हिंदी में ध्यान रखिए कि कितने वचन, तो 2 वचन। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा
कारक है, ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी संप्रदान कारक होता है। राजा सेवक को, तो जब आप करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और को भी शब्द का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़ दी जाती है, दान दी जाती है, राजा सेवक को कंबल देता है, जब दी जाती है और उसको वापस नहीं लिया जाता तो वही क्या होता है, वहाँ संप्रदान होता है। तो ध्यान रखिएगा संप्रदान कारक होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा, यह क्या कर रहा है, एक समय का बोध करा रहा है, क्या समय का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन है, अर्थात उसका जो सिंबल होता है क्या होता है, कारक का सिंबल, परसर्ग कौन है। तो कर्ता का पूछ रहा है, कर्ता ने, तो ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक का परसर्ग होगा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ने क्या है, कर्ता कारक का परसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ये डिफिनीशन आती है, आपको ध्यान रखना है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया आपको छाटना है। ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन डी है मुस्कुराना और ऑप्शन डी है लिखना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, वो ऑलवेज हमेशा क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। मैं आपको चार शब्द बता रही हूँ, जो कि चार क्रियाएं बता रही हूँ, जो कि क्या है, वह सकर्मक क्रिया है। ये चार जो क्रियाएं हैं देख लीजिए कि चार क्रियाएं कौन कौन सी। तो पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, खेलना। ये चार क्रियाएं भी क्या हैं, ये भी सकर्मक क्रियाएं हैं। कैसे आप याद करेंगे, पहले देख लीजिए कि पढ़ना लिखना, आप पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, आप पढ़ते लिखते हैं। पढ़ने लिखने के बाद आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं, पीते हैं। पीना आप पीते हैं। पीने के बाद अब जब खाना खा लिए, पी लिए, आप पानी पी लिए, तो आप क्या करता है, आपके मन खेलने का मन करता है। कैसे, आपको खेलने का मन करता है। तो खेलना भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। आप इसको कैसे रिलेट करके ध्यान रखेंगे, तो आपको रिलेट करना है कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई कर लिए, उसके बाद आपको खाना खाना होता है, भूख लगती है, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप पानी भी पीते हैं। पीना क्या है, सकर्मक क्रिया। पीने के बाद अर्थात खाना खा लिए, पानी पी लिए, उसके बाद आप खेलने का मन करता है, तो खेलना क्या हो गया, ये भी सकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये पांच क्रियाएं आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। और भी क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पांच क्रियाएं ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पढ़ना लिखना खाना पीना खेलना, पढ़ना लिखना खाना पीना खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है क्या, कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रियाएं हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त, ऑप्शन बी है सहायक, ऑप्शन बी है अकर्मक, ऑप्शन डी है सकर्मक। अभी आपने देखा कि पढ़ना क्या था, सकर्मक क्रिया था। पढ़ना क्या था, सकर्मक क्रिया था। पढ़ना क्या था, सकर्मक क्रिया था। तो इसीलिए क्या है, यह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आपने देखा यहाँ पढ़ रहा था, पढ़ना आ गया, तो यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऑप्शन ए है आकर्मक, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी है द्विकर्मक, ऑप्शन डी है सकर्मक। अब बात करें कि मीरा जोर से हंसी, इस हंसने का प्रभाव, जो हंसी शब्द क्या है, क्रिया है, इस हंसने का प्रभाव किस पे है, मीरा पे है, क्योंकि मीरा तो ही जोर से हंसी है। जब, ध्यान रखिएगा, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, वही क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ध्यान से सुनिएगा,
कि आकर्मक क्रिया क्या है, जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया क्या है, हंसना, तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मीरा पर पड़ रहा है। तो मीरा क्या है, कर्ता है, तो कर्ता पर पड़े तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे ही अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्वाभाविक जो क्रियाएं होती हैं वो भी अकर्मक होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्वाभाविक क्रिया क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य पूरब में ही निकलता है, यह स्वाभाविक है, वह बदलेगा नहीं, सूर्य पूरब में ही निकलता है। अगर बात करें सूर्य पश्चिम में ही अस्त होता है। और अगर बात करें कि जो चिड़िया होती हैं आकाश में उड़ती हैं, यह भी क्या है, स्वाभाविक है, चिड़िया तो ऑलवेज हमेशा ही आकाश में उड़ेंगी। तो अगर ऐसा सेंटेंस आए तो ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या है, अकर्मक क्रियाएं। दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात, जो अकर्मक क्रियाएं हैं इनका प्रभाव, अर्थात अकर्मक क्रियाओं में जो क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है वो भी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं वो भी अकर्मक होती हैं। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि सूर्य पूरब में ही निकलता है। आई होप आपको अकर्मक क्रिया समझ में आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।